आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 9। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर के 8 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। और जो भी न्यू ऑडियंस हैं अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में लगातार टेस्ट हो रहा है और जो हम पढ़ाते हैं वही टेलीग्राम में टेस्ट लेते हैं। जो रेगुलर पढ़ाते हैं वही रेगुलर हम टेलीग्राम में टेस्ट लेते हैं। चलते पहले आज का सवाल कवर करने से पहले कल टेलीग्राम में एक क्वेश्चन डाउट था, उसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर सवाल पे चलते हैं। कल यही सवाल था कि गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि असफलता और उपत्वचा वसा की हानि किस बीमारी का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन आपको थे क्वाशियोकर, बेरीबेरी, स्कर्वी और मरासमस। तो इसका आंसर होता मरासमस। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होता मरासमस। लेकिन इसका आंसर क्या लिया गया, इसका आंसर लिया गया था क्वाशियोकर, जो कि गलत था। अब किसी किसी बच्चे ने जब हम कमेंट करके बता दिए क्लियर कि देखिए इसका आंसर मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर होना चाहिए ये मरासमस और आंसर ले लिया गया है क्वाशियोकर। ठीक है, तो अब उसमें से बच्चे कमेंट करने के लिए मानते ही नहीं। जब हम आपको देखिए, मेरा कमेंट पे ध्यान रखिए, हम क्या लिखे कि आंसर मिस्टेक हो गया, तो अब हम लिखे कि आंसर इसका डी होगा, तो बच्चे उधर से कमेंट करके लिखते हैं सर इसका आंसर डी होगा, और हमने आंसर भी डी मारे हैं लेकिन आपने आंसर ए ले लिए हैं। अरे भाई, आंसर ले लिए नहीं, आंसर सीट हो गया, वो गलती हो गया है। ठीक है, तो अब जब गलती हो गया तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब एक ही चीज़ को लेकर क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं। मेरा कमेंट पे ध्यान रखिए, जो हम कमेंट करते हैं अब अपने अब एक ही बात पे डटे मत रहिए। हम देख रहे हैं कल टेलीग्राम में कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा मरासमस। मिस्टेक से आंसर क्वेश्चन बनाने वक्त आंसर जो है, देखिए टेलीग्राम में आंसर आपको सेट करना पड़ता है कि आप उसको क्या आंसर देना चाहते हैं। मिस्टेक से क्वाशियोकर सेट हो गया था, ठीक है, लेकिन होता आंसर क्या, आंसर होता मरासमस। बात समझे नहीं, इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर है मरासमस। अब किसी किसी बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको हम लिखते रहे कि कमेंट में टेलीग्राम में हम लिख रहे थे कि देखिए इसका आंसर डी होगा, मिस्टेक से ए ले लिया गया है। तो आप बच्चे उधर से क्या लिख रहे हैं पता है कि सर मेरा तो आंसर डी ही सही था लेकिन आपने ए ले लिए, मेरा आंसर डी ही सही था, मेरा आंसर ए ले लिया। हम जो भाषा बोल रहे हैं नहीं समझ में आपको आ रहा है कि वो मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वैसे जिद कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, हमारी भाषा को समझिए, आपको समझ में नहीं आता तो कॉल कर लीजिए क्या बार। ठीक है, कमेंट में फालतू लिखते रहिएगा। जब हम लिख करके बोल दें कि आंसर मिस्टेक हो गया है, उसका आंसर डी होगा। ठीक है, मिस्टेक से ए ले लिया गया। अब जिसका सही हो गया सही, उसको छोड़िए। हम तो उसमें बाद में कह भी दिए कि जिसका आंसर 24 है, टोटल 25 क्वेश्चन में से जो भी व्यक्ति 24 सही किए थे उसी को हम टॉप रिजल्ट घोषित करते हैं। 25 को टॉप क्यों नहीं घोषित करते हैं? क्योंकि सिलेबस आधारित है। ठीक है, जब सिलेबस आधारित है तो अंदाजे क्वेश्चन को आंसर क्यों मार रहे हैं? सिलेबस आधारित नहीं रहता तब ना अंदाजे मारते हैं कि नहीं इसका ये हो सकता है, ये इसका ये हो सकता है। नहीं, जो भी बच्चा 24 नंबर लाए थे सभी को टॉप घोषित किए हैं। 25 अब कहिए कि सर हम तो 24 तक जानते थे, एक आध आंसर ऐसे भी सही हो जाता, तो एक आध आंसर ऐसे सही हो जाता है, मतलब गलती भी रहता है तो कहीं टिक लग जाता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन पे हम मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप बिना क्वेश्चन पढ़े बिना समझे जिसका आंसर नहीं जानते हैं उसको आंसर जो है कोशिश कीजिएगा गलत नहीं देने का, यदि आप बेहतर कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि किसी किसी दिन हम जानबूझ के भी क्वेश्चन आंसर गलत देते हैं ताकि उसमें चोर पकड़ा जा सके। ठीक है, इसलिए जानते हैं जब रेगुलर पढ़ाते हैं और रेगुलर वही चीज़ हम टेस्ट लेते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ते नहीं हैं, अंदाजे आप मारने चले आते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति 24 नंबर लाए थे कल, उन सबको सबसे अच्छा बेस्ट। और एक अंजलि नाम की स्टूडेंट थी जिसने कि इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। सही चीज़ पर आप कॉमेंट कीजिएगा, एकदम रिस्पॉन्स देंगे, इसमें कोई कमी नहीं। फालतू चीज़ पे कमेंट कीजिएगा तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मिस्टेक हो गया, आंसर डी होगा, लेकिन बच्चा कह रहा है कि सर हम तो आंसर डी ही मारे हैं, आप ए ले रहे हैं, हमारी बातों को समझ नहीं रहा। तो वो सब बच्चे के लिए क्या किया जाएगा, सुधर जाइए, 1 महीना समय है आपके पास, फिर हम आपको मौका नहीं देंगे। ठीक है, फालतू मेरे पास समय नहीं रहता है। अब आपके एक दिमाग में डाउट जरूर होगा कि सर धमकी दे रहे हैं क्या? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सुधरने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस तरह के बातें जब करते हैं बच्चे की तरह, एकदम बच्चा से भी बच्चा पहुंच जाते हैं, तब वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे बच्चा जाता है ना मेले घूमने के लिए, उसको मिठाई खिला दीजिए, थोड़ी देर के बाद फिर कहेगा मम्मी मिठाई खाएंगे। या बूढ़ी व्यक्ति है जिसका स्मरण शक्ति घट गया, उसको खाना खिला दीजिएगा, फिर पूछेगा दादी खाना खिले खाओ पुतहू।
ए कहाँ खाना खिल के भूखले, अब पुत हुआ एकदम ज़्यादा हम पावर जो है ना उसका हाय हो, देख बुढ़िया को अभी खाना खिलाया है और तुरंत बुढ़िया कहती है खाने नहीं खिलाए। अरे उस बुढ़िया की गलती नहीं है, वो बूढ़ी हो गई है, उसका स्मरण शक्ति क्या हो गया, घट गया, याद ही नहीं रहता, खा भी लिया फिर भी भूल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो गलती करते हैं ये गलती कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं कि बार बार आंसर का आंसर डी होगा, मिस्टेक से ए लिया गया, उसके बावजूद भी कमेंट कीजिएगा फालतू फालतू, तब उसको ये तो बुढ़िया के कैटेगरी में रखेंगे, या तो जो है न बुढ़िया सबसे अच्छा नाम रहेगा, कि भूल जा रहे हैं हम बात जो कर रहे हैं, उसको बुढ़िया लिख करके भेजेंगे, बुढ़िया है का। ठीक है न, बुढ़िया और बच्चा ऐसा कम नहीं कीजिए, आप एक एज ए स्टूडेंट है, स्टूडेंट का माइंड एकदम सेटअप रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में अधिक होता है। देखिए गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में जो है अधिक होता है शर्करा। ठीक है, यानी लैक्टोज। गाय के दूध में लगभग 51% तक होता है शर्करा। ठीक है, जबकि मानव के दूध में लगभग 55% तक शर्करा होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपसे सवाल कि गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में क्या अधिक होता है। तो गाय के दूध की तुलना में मानव के दूध में जो है दूध शर्करा यानी लैक्टोज क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्न में से भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतें नहीं हैं, यानी भोजन के लिए क्या आदत नहीं होना चाहिए और क्या आदत होना चाहिए। पहला है कि भोजन बनाते समय एवं ग्रहण करते समय पर्याप्त स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, खाना खा रहे हैं उस समय भी आपका हाथ साफ होना चाहिए, खाना बना रहे हैं उस समय भी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ये तो स्वच्छ आदत में है। दूसरा है मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन से बचना। बिल्कुल ये भी सही है, मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से हमको क्या करना, बचना। जैसे कि लोग आटा लेता है, आटा में देखिएगा चावल मिला देता है, कहिएगा सर चावलों का तो दाम तो उतने लगभग रहता है, तो फिर आटा में चावल का मिलाता है, चावल वो इतने नहीं रहता है, चावल लो क्वालिटी सब का भी चावल रहता है। ठीक है, उसको पीस के आटा मिला देता है। ठीक, तो मिलावटों से भी बचना है। ठीक है, मिलावट खाद्य पदार्थ से क्या करना, बचना है, ये नहीं है स्वस्थ आदत में। आगे कहता है ये है स्वस्थ आदत में बचने के लिए आदत है कि इससे हमको बचना है, ये ठीक है। घर पर बने खाद्य पदार्थ को अधिक सेवन करना, मार्केट के भोजन पे कम से ध्यान देना है, घर पे जो बना के खाते हैं वो सबसे परफेक्ट और अच्छा होता है। आगे कहता है कि खाने में मिर्च मसाले और तेल खूब सेवन करना। बताइए ये स्वच्छ आदत है? ज़्यादा खाना मिर्चाई खाइएगा ना तो फिर जो है बाथरूम के सिवा और कुछ नहीं रास्ता मिलेगा एक उम्र के बाद है। ठीक है, इसलिए खाने में मिर्च मसाला और तेल खूब सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये स्वच्छ आदत में नहीं आता है, क्योंकि सवाल जो है उसको देखिए, सवाल में कह रहा है स्वस्थकर आदत है। स्वस्थ मतलब आपका अच्छा आदत कौन सा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है 3 आदत है अच्छा आदत, बाकी एक अच्छा आदत नहीं है। देखिए ये तो अच्छा आदत है, ये भी अच्छा आदत है। ठीक है, और ये भी अच्छा आदत है, लेकिन ये अच्छा आदत है खाने में मिर्च मसाले तेल खूब खाना, ये अच्छा आदत नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित भोजन समूह में से कौन सा आधारभूत भोजन समूह है। आधारभूत मतलब जो आप रेगुलर खाते हैं। ठीक है, आधारभूत मतलब जिस पे टिके हुए हैं। ठीक है, पहला है फल और सब्जी। क्या फल और सब्जी खा करके जिंदा रह जाते हैं? क्या लोग खाली फल और सब्जी खाएगा तो हो जाएगा काम? नहीं होगा, वो आधारभूत में नहीं आएगा। एक्स्ट्रा के रूप में खा सकते हैं, जैसे चावल खा रहे हैं उसके बाद भोजन सब्जी खा रहे हैं, वो सही है, लेकिन मेन आधार वो नहीं होगा। कहता है दूसरा गेहूं एवं संपूर्ण अनाज। बिल्कुल सही है, गेहूं और संपूर्ण अनाज जैसे रोटी खा लेते हैं, रोटी आपका मेन आधार है। रोटी चावल खाने के बाद आप बगल से रोटी चावल के साथ फल सब्जी खा लेते हैं, वो सही है। देखिए खाली सब्जी देंगे खाने के लिए संतुष्टि मिलेगा नहीं, लेकिन रोटी और नमक खा करके भी लोग जिंदा रह जाएगा, मतलब मन को खुश रख सकता है तत्कालिक के लिए। अब कहिएगा सर वो तो नहीं है, लेकिन रह सकता है लोग, है कि नहीं। लेकिन खाली सब्जी कहिएगा तो नहीं संभव होगा। ठीक है, तो ये तो है। कहता भोजन में कौन सा आधारभूत बेसिक समूह है, तो गेहूं और संपूर्ण अनाज जो है ये भोजन का आधारभूत यानी बेसिक समूह है। वसा और तेल, खाली वसा और घी तेल का खा रह जाइएगा नहीं, अंडा और मांस खाने से खाली हो रह जाइएगा नहीं। ठीक है, ये सब ये आधारभूत यानी गेहूं और संपूर्ण अनाज के बाद ये सब चीज़ जो ये मेन हुआ, इसके बाद आप इसमें मिला के ले सकते हैं, इसमें ये मिला के ले सकते हैं, इसमें मिला के ले सकते हैं, लेकिन मेन जो आधारभूत हुआ वो हुआ गेहूं और संपूर्ण अनाज। आगे बढ़ते हैं। कहता जल में पकाने की विधि है, यानी जल में पकाने की सबसे अच्छा विधि कौन सा है। जल में पकाने की विधि है उबालना। जल में पकाने की विधि कौन सा है, उबालना, भूनना नहीं है।
ठीक है। सेकना भी नहीं है, ये जल में नहीं है सेकना, तलना भी नहीं, तेल में देकर के तलते रहते हैं उसको, ठीक है। तो जल में पकाने की विधि क्या है? उबालना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे भी लॉजिकली लगा लीजिएगा, उबालना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उच्च रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? उच्च रेशेदार आहार, जैसे साग हुआ, उसमें क्या रहता है? रुक्षांश भोजन उसी को कहते हैं। रुक्षांश भोजन के मतलब होता है जिसमें रेशेदार आहार हो। रेशेदार आहार का मतलब हुआ जो रेशादार रहता है, पेट में खाइएगा बहुत सारा चीज़, पिज्जा उज्जा खा ले है, एकदम चिकन चिकन रहता है, पेटवा में जाकर आंत में एकदम सट जाएगा। तो अब आंत से घींच करके निकालने के लिए कुछ चाहिए ना भाई। साग वो खाइएगा एकदम सगवा में लपेट करके, इज्जा पिज्जा का जितना मटेरियल है वो सब बाहर कर जाएगा। और नहीं खाइएगा रुक्षांश भोजन, रेशेदार भोजन नहीं खाइए, तब कब्ज का शिकार हो जाएगा। बैठिएगा बाथरूम में 1-1 घंटा बैठिएगा, लेटरिंग जल्दी नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही कह रहा है कि उच्च रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? पहला है दस्त, उल्टी में। देखिए इसमें तो देवे नहीं करेगा, दस्त में देगा नहीं। दस्त में क्या उल्टी भी होता है, पखाना भी होता है, ठीक है। तो इसमें तो और पखाना बढ़ा देगा नहीं। दस्त में न्यून मतलब कम रेशेदार आहार दिया जाता है। दस्त में तो होगा नहीं, उल्टी में भी होगा नहीं, पेचिस में भी होगा नहीं। तो आप बता सकते हैं किस में दीजिएगा रेशेदार आहार, ताकि एकदम लेटरिंग एकदम क्लियर हो जाए। तो रेशेदार आहार जो है कब्ज में दिया जाता है। उच्च रेशेदार आहार किस में देता है? कब्ज, यानी जिसको कब्ज होता है, लेटरिंग में प्रॉब्लम होता है, बैठे रहते हैं बाथरूम में घंटों तक, जल्दी लेटरिंग नहीं उतर रहा है, मतलब समझिए उसको कब्ज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको रेशेदार, यानी साग जो होता है वो रेशेदार में आता है, रुक्षांश भोजन में आता है, उसके लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का उच्च रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कब्ज में। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न रेशेदार आहार किस में दिया जाता है? न्यून रेशेदार आहार जो है दस्त में दिया जाता है, ठीक है। न्यून रेशेदार आहार, क्योंकि इसमें दिया जाता है वैसा भोजन जो पेट में जाके ठहरे, ठीक है। ये नहीं कि खाए और उधर से सफा करके निकालते चले गए, नहीं, ठीक है। तो न्यून रेशेदार जो आहार दिया जाता है वो दस्त में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन फिर भी समझने लायक है। आगे कहता है उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है? उच्च ऊर्जा युक्त आहार, इसका मतलब है आप में ऊर्जा की कमी है, ठीक है। तो किस स्थिति में देगा? पहला है कुपोषण, बिल्कुल सही है। कुपोषण मतलब क्या? कमी, ठीक है। तो कमी है तभी तो उच्च ऊर्जा दिया जाएगा। उच्च मतलब क्या? ज़्यादा ऊर्जा युक्त देने के लिए, जिसको मतलब शरीर में जिसका कुपोषण से शिकार है। तो कुपोषण से शिकार है तो कुपोषण से बाहर निकलने के लिए उसका डोज अधिक दीजिएगा, तब तो वो कुपोषण से बाहर निकलेगा ना, है कि नहीं। तो उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में देते हैं? यानी कुपोषण, यानी उसके शरीर में कमी है तो उसमें क्या करते हैं? उच्च ऊर्जा युक्त आहार देते हैं, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस में देते हैं? कुपोषण में। दूसरा है मोटापा में। बोलिए, अधिक मोटापा में दीजिएगा, पहले से मोटेले है ये हैं और खाइएगा एकदम वैसन जिसमें खाली जो है शरीर को बढ़ाए, उच्च ऊर्जा ताकत वाला दे, नहीं। अधिक वजन में भी नहीं होगा, मोटापा में भी नहीं होगा, ठीक है। उच्च रक्तचाप में भी नहीं होगा। तो होगा किस में भाई? उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस में देंगे? कुपोषण, यानी कमी जिसमें है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिन के प्रथम भोजन क्या है? तो दिन का प्रथम भोजन है सुबह का नाश्ता। वैसे अब आपके ये कमेंट करें सर हम सुबह खाते कहाँ, हम तो 10 बजे खाने खा लेते हैं, वो नहीं है। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार है कि दिन का प्रथम भोजन आता है सुबह का नाश्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आहार योजना का मुख्य उद्देश्य है। आखिर सरकार जो आहार योजना बनाते हैं, या मिड डे मील योजना आहार योजना के अंतर्गत आते हैं। मिड डे मील योजना क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चे में सही से पोषण हो सके, किसी चीज़ की कमी ना हो सके, ठीक है। तो वही कहता, आहार योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आहार को संतुलन करना, बिल्कुल सही है। आहार का संतुलन मतलब जितना चाहिए वो आपके शरीर को देने के लिए तरह तरह की सरकार योजना लाता है। जैसे मिड डे मील हुआ, मिड डे मील में कभी स्कूल जाइएगा, देखिए उसमें एक लिस्ट बना हुआ रहता है, फलना दिन सोयाबीन, अंडा, फलना दिन ये, सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध को ये सभी क्यों दिया जाता है? ताकि आपके शरीर में जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके, एकदम संतुलन, ठीक है। तो आहार योजना का मुख्य उद्देश्य होता है आहार को संतुलन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन को सर्वोत्तम आहार माना जाता है? देखिए हिंदू धर्म में जो है ना, शाकाहारी को सर्वोत्तम आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग मांसाहारी नहीं होते हैं। इसमें अधिकतर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान के हिसाब से अधिकतर नहीं कह सकते कि शाकाहारी है। अब कुछ ही बचे हैं शाकाहारी, लेकिन पहले तो ढेर शाकाहारी थे लोग, लेकिन अब तो ज़्यादातर जो है मांसाहारी हो गए। वैसे जहाँ तक संभव हो मेरे समझ से
कि सब चीज़ खाना चाहिए। सब चीज़ का मतलब ये नहीं हुआ कि अब जो खाने योग्य नहीं है उसको भी खा लें, नहीं। जो खाने योग्य के लिए है, जैसे मांस हुआ, अंडा हुआ, ये सभी खाना चाहिए, क्योंकि वैसे से बहुत सारा खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाना में नहीं मिलते हैं लेकिन अंडा सब में मिलते हैं। खास करके प्रोटीन अंडा के लिए एकदम बेस्ट है। अंडा खाइएगा तो लगभग 100% के आसपास जो एब्जॉर्ब हो जाता है अंडा, खास करके उसमें जो उजला वाला भाग है प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए मेरे समझ से खाना चाहिए, और आपका भी बुक कहता है कि खाना चाहिए। वैसे मतलब आपका बुक ये भी कहता है कि जो बच्चे के माने जो व्यक्ति जिसमें रुचि रखता है उसी हिसाब से उसका डाइट बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो अंडे या मांस मछली में है, इसके अलावा शाकाहारी चीज़ भी वैसा है जिसमें वो चीज़ अब माने उपलब्ध है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचेगा शाकाहारी हम हैं, सर बोल दिए मांस मछली नहीं खाइएगा, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। शाकाहारी के मांसाहारी के अलावा शाकाहारी में भी बहुत ऐसा चीज़ है जो मांसाहारी में पाया जाता है तो वो शाकाहारी में भी पाया जाता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो हिंदू धर्म में जो है शाकाहारी को सर्वोत्तम आहार माना था। वैसे आज कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि मांसाहारी कितने हैं। वैसे हम मांसाहारी में हैं, हमारे सपोर्ट में कितने व्यक्ति मांसाहारी में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बेस्ट में विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यकता कितना होना चाहिए। यानी नॉर्मल आप काम कर रहे हैं सामान्य में, उसको विटामिन डी प्रतिदिन कितना चाहिए। तो प्रतिदिन जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, IU का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, ठीक है। प्रति 200 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पोषण आकलन में आकलन किया जाता है। पोषीय आकलन में किसका आकलन किया जाता है, ठीक है। मानसिक स्तर का, रोग स्तर का नहीं। पोषण का आकलन करना मतलब किसका, पोषण का स्तर का, ठीक है। पोषणीय आकलन में किसका स्तर करते हैं, पोषण का स्तर का, यानी इसमें किस तरह का पोषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे कहता है सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति में कैल्शियम प्रतिदिन कितना आवश्यकता आता है। देखिए सामान्य कार्य करने के लिए कैल्शियम के प्रतिदिन 0.4 से 0.5 ग्राम चाहिए, ठीक है। सामान्य कार्य करने के लिए, यानी नॉर्मल काम करते हैं तो सामान्य कार्य करने के लिए प्रतिदिन आपको कैल्शियम की आवश्यकता आता है 0.4 से लेकर के 0.5 ग्राम तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गलकंड या ग्वाइटर रोग किस बीमारी की कमी के कारण होता है। देखिए गलकंड या ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। गलकंड या ग्वाइटर रोग जो है किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। कमी वाला तो रटना ही पड़ेगा। आगे कहता है किस विटामिन में घाव भरने में भूमिका निभाता है। हम आपको पहले भी साइंस में पढ़ा दिए थे कि एक विटामिन सी होता है जो घाव भरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में दिया हुआ विटामिन सी का काम क्या करता है, घाव भरने में मदद करता है। आगे कहता है बेरी रोग किसके कारण होता है। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 के कमी के कारण। विटामिन B1 कमी का मतलब क्या होता है, थायमिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। थायमिन तो यहाँ दिया हुआ नहीं, चूंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज आपको साइंस का मॉडल सेट 2 नहीं मिलेगा। आज आपको टेस्ट में साइंस का मॉडल सेट 1 से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। साइंस का मॉडल सेट 1 पढ़ाए हैं ना, जो दिए हैं आपको, उसी से आज फिर क्वेश्चन रहेगा। साइंस मॉडल सेट 2 नहीं मिल पाएगा।